So energy required to dissociate or break a covalent bond between two atoms in a molecule. और क्या state है? That molecule, covalent molecule, is in the gaseous state. तो ये अलग अलग definitions हैं depending on state of matter. अगर X2 एक covalent molecule है और X2 अगर gaseous state में है तो X gaseous और X gaseous मिलाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? This is called heat of dissociation. And this you come across in Born-Haber cycle. जब आप Born-Haber cycle पढ़ते हैं तो आप इस टर्म को यूज करते हैं, heat of dissociation को. So remember, heat of dissociation हम तब यूज करेंगे टर्म जब X2 gaseous state में है to give X in gaseous and X is gaseous. Now heat of formation, ये भी आपने पढ़ा है, heat of formation भी आपने पढ़ा है और इसको आपने यूज किया है अगेन Born-Haber cycle में. Heat of formation मतलब अब आप MX solid बना रहे हैं, MX solid फॉर्म हो रहा है, MX solid फॉर्म हो रहा है और MX solid जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज्ड इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. लेकिन MX solid कैसे फॉर्म हो रहा है? MX solid फॉर्म हो रहा है when metal is in solid state and X2 is in gaseous state. मतलब इसका मतलब they are in their natural state. M जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट उसकी सॉलिड स्टेट है और X2 रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पे, जैसे NaCl. जैसे NaCl अगर NaCl बन रहा है सोडियम सॉलिड से, ऊपर देखिए आपने जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, आपने एक सोडियम सॉलिड को गैसियस स्टेट में किया, ये वाला नहीं सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम एटम एक सॉलिड स्टेट में रिएक्टिंग विथ X2 gaseous स्टेट में, जो नेचुरल स्टेट्स हैं इनकी, अगर नेचुरल स्टेट में ये फॉर्म हो रहे हैं देन दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. लैटिस एनर्जी आपने अभी पढ़ा है, लैटिस एनर्जी में भी आप फॉर्मेशन की बात करते हो MX की, लैटिस एनर्जी में भी पढ़ा है, वो भी MX ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? When M cation in the gaseous state is combining with, ये X माइनस माइनस नहीं है, ये X माइनस ही है, जब ये दोनों गैसियस स्टेट में सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन द गैसियस स्टेट एवोगाड्रोस नंबर में कंबाइन करके NaCl बनाते हैं, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज लैटिस एनर्जी. तो ये थोड़े से सिमिलर टर्म्स हैं और ये एज केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, कौन सा लैटिस एनर्जी है, दोनों में ही बन रहा है. और ये इमीडिएटली आप देखकर आए हुए हैं क्लास 12 में, बोर्न-हेबर साइकिल में आपने ये तीनों टर्म्स यूज किए हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एनर्जी यूज किए हैं और अभी इस साल भी आप यूज करेंगे. सो नाउ आई एम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सिलेबस एंड दैट इज, आपने अभी तक देखा that there are different types of attractive forces between atoms, different types, different reasons से वो attractive forces आए हैं. That is, we have different types of chemical bonds. Chemical bonds में आपने देखा we have ionic, covalent, coordinate, तीन ये, और फिर metallic bond, hydrogen bond and van der Waals forces. तो जैसे मैंने बोला I am only taking one period with you in a week. Akanksha ma'am is taking 3 periods in a week. So Akanksha ma'am would be doing ionic bond, covalent bond and coordinate bond with you. And I will start today with the metallic bond. So I'll start with metallic bond. Now metallic bond को जानने के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बेसिक चीज से चलते हैं. What are metals? What are metals? Now, metals are those elements of periodic table which can lose electrons easily. Any element of the periodic table जो कि बहुत आसानी से electrons को lose कर जाए, उस element को हम metal कहते हैं. हमने नाम दिया, जैसे आपके parents ने आपका नाम दिया, ये मेरे parents ने मेरा नाम दिया, हमने उन्हें metal कहा, हमने उन elements को metal कहा which have a tendency to lose electrons. And which atom can lose electron? Which has low ionization energy. You should require very low ionization energy to remove an electron. That means होना तो ये चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे ही उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हो, रूम टेम्परेचर पे ही उनके इलेक्ट्रॉन्स निकले रहें, दे शुड बी फ्री. उनको हम कहते हैं मेटल्स, कि रूम टेम्परेचर जितना है उतने टेम्परेचर पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया है, सो दोज आर मेटल्स. सो
फर्स्ट वी विल सी, जैसे मेरी हमेशा से आदत रही है कि पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. सो विल फर्स्ट सी द ऑब्जर्वेशंस अबाउट मेटल्स. सो ऑल मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी ह्यूमन बींग्स की कि जितने भी मेटल्स हैं, जितनी भी तरह के मेटल्स हैं, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज. और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल वो हम लिस्ट डाउन करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सारी तो नहीं, जो हमें चाहिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि हमने देखा कि हर एक मेटल, अगर वो मेटल है, सो दे आर एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो मेटल है तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्ट करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो टाइम्स इमेमोरियल, जब हमें पता भी नहीं था साइंस क्या है, केमिस्ट्री कहाँ है, उस जमाने में रामायण और महाभारत में इसका जिक्र है कि इसका मेटल के भाले बने थे. मेटल तो तब भी अर्थ से निकलता था, जबकि पता नहीं था मेटलर्जी क्या है, क्यों है, क्या साइंटिफिकली हम कर रहे हैं. सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में आई, हीट तो मेटल कंडक्ट करता था, क्योंकि मेटल के बर्तन में पानी उबलता था, मेटल के बर्तन में खाना बनता था. सेकेंड, ऑल मेटल्स आर ओपेक. ओपेक मतलब सी थ्रू नहीं है वो, उनके सी थ्रू आप उसके थ्रू देख नहीं सकते. सो ऑल मेटल्स आर ओपेक एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक लस्टर. हर मेटल को आप कैसे पहचानते हो कि उसके ऊपर एक शाइन होती है, एक अलग सी शाइन होती है. ब्लैक बोर्ड आप देखते हो और एक मेटल की शीट देखोगे तो मेटल की शीट के ऊपर शाइन है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर शाइन नहीं है. सो ऑल मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक लस्टर. ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एंड माइलेबल. उनको आप कितना ही मारो पीटो, वो अपना मेटालिक बॉन्ड नहीं तोड़ते. आप मेटल को काट तो सकते हो कैंची से, तोड़ नहीं सकते. वो आप कितना ही उनको बीट करते चले जाओ, वो मेटालिक बॉन्ड नहीं टूटता उसके बीच में. यू कैन ऑफ कोर्स कट इट विद सिजर. एक शीट को मेटल के आप काट दो, लेकिन मेटल का बॉन्ड नहीं टूटता जब तक कि एक ही लेयर ना रह जाए उसकी. सो ऑल मेटल्स आर माइलेबल एंड डक्टाइल एंड ऑल मेटल्स कैन फॉर्म एलॉयज इजीली. ये चार प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑब्जर्वेशंस तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन हम इन चार प्रॉपर्टीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो ये तो हमारी ऑब्जर्वेशंस है. अब हम देखते हैं कि किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए जो इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके. किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए हमारे एटम्स के बीच में. मेटल एटम्स जो हैं उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन कर पाए. क्या ये बॉन्ड आयोनिक हो सकता है? क्या ये बॉन्ड आयोनिक हो सकता है? क्योंकि इसमें तो देखो आयन्स है ना, सोडियम आयन है, तो क्या ये बॉन्ड आयोनिक हो सकता है? आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए अभी तक आपने पढ़ते आए हो, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जिन दो एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, दे मस्ट हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम. So for the formation of ionic bond, there should be large electronegativity difference between the two atoms. Like sodium is electropositive, chlorine is electronegative, so they can form ionic bond. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो the metal atoms are identical. All metal atoms are identical. They have same electronegativity. तो ये ionic bond तो नहीं हो सकता. It cannot be ionic bond क्योंकि electronegativity difference तो है नहीं atoms के बीच में. अब सेम एटम है और सेम एटम के बीच में बॉन्ड हमने कहाँ देखा है? कोवेलेंट बॉन्ड. तो क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट है? क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की है? कोवेलेंट बॉन्ड कर में एक जो चीज है वो ये है दैट एक्सरे स्टडीज ऑफ मेटल लैटिसेस दे शो कि एक मेटल लैटिस में, एक मेटल क्रिस्टल में, ईच मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6, 8 और 12 अदर एटम्स. आप सब पढ़ के आए हैं क्लास 12 में. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. So each metal is surrounded by other metal. So what is the coordination number of sodium in a sodium metal? Some of you will have to answer beta. And remember, just listen to my question. I said, what is the coordination number of sodium in a sodium metal? Can anybody answer? Coordination number of sodium in sodium metal.
सोडियम मेटल में एक सोडियम कितने सोडियम से सराउंडेड है? आई वांट समबडी टू आंसर. 6. बेटा ये दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड. What you have said is the coordination number of sodium in sodium chloride. यानी sodium chloride के crystal में each sodium is surrounded by 6 chloride ions. बट जब आप मेटल देखेंगे, एक सॉलिड मेटल सिर्फ सोडियम का, सो वी फाइंड एक्सरे स्टडीज शो दैट ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स. अभी आप करेंगे, जब आप करेंगे ना लैटिस कैलकुलेट करेंगे आकांक्षा मैम के साथ, सो ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल is 8, in sodium chloride is 6. Now अब ये बॉन्ड कोवेलेंट हो सकता है? मेटल के पास तो 6, 8, 12 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. सोडियम के पास कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो हो नहीं सकता, ये शेयरिंग से तो हो नहीं सकता. सो नेचुरली दिस बॉन्ड कैन नॉट बी कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? क्या ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं. दे आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, दे आर रिजिड बॉन्ड्स. आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है, दे आर रिजिड. एक एरो पॉइंट आउट करता है, एरो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, आप उसको डिस्टर्ब. लेकिन मेटल्स तो आपने देखा है कि आप मेटल का कुछ भी कर लो, मेटालिक बॉन्ड टूटता नहीं है, प्रॉपर्टीज रिमेन सेम. आप मेटल्स को लिक्विड स्टेट में ले लो, यू डिसॉल्व मेटल इन अ सॉल्वेंट, मेटालिक बॉन्ड स्टेज. सो लिक्विड स्टेट में भी मेटल की यही प्रॉपर्टीज हैं. डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में तो भी यही प्रॉपर्टीज हैं. यू बीट देम इनटू थिन शीट्स, यही प्रॉपर्टीज हैं. यू ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स, यही प्रॉपर्टीज हैं. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो रिजिड बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है नहीं. तो फिर किस तरह का बॉन्ड है? देयर इज सम अदर टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल which holds these metal atoms together in a lattice. कुछ ही और तरह का बॉन्ड है जो अभी तक आपने, जब तक आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, ये तो है नहीं. अब फिर मैं अपनी जो मेरी हैबिट है, अब पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मेटल आयंस को इकट्ठा पास में रखे हुए है. तो लेट अस सी आवर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस अट्रैक्टिव फोर्स. फिर हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज में कैसे आया. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो कोहेसिव फोर्स है, दिस हमने ये देखा दैट दिस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल. The force of attraction between two metal atoms in a metal crystal decreases with increase in the size of the metal. So this is the periodic table. Are you able to see the periodic table, beta? I just want to check कि कोई lag तो नहीं है मेरे बोलने में और screen. Yes, ma'am. You can. So Yes, अगर sir. आपको लग रहा है कोई मेजर लैग आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो मेरे बोलने में और स्क्रीन पे. अब आप देखिए ग्रुप 1 को आप देखिए, द लिथियम ग्रुप. नेचुरली हम फ्रेंशियम की बात करते नहीं है बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव. आप जानते हैं ना कि अब ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है हमारी, ये अभी कंप्लीट हुई है 2 साल पहले हमारी पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है 114 के बाद. अब ये पूरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. Periodic table is complete, but we are actually not bothered about these elements. We are not bothered because they are all radioactive. और इनकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है. जब तक हम इनको उठा के सोचते हैं कि इनका क्या करें, तब तक तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. So we actually don't bother and we don't care whether they exist, they don't exist. So francium is also radioactive, उसको तो हम डिस्कस करेंगे नहीं. अब हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम की. तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है that the metallic bond is strongest in lithium and is the weakest in cesium, even though they have 1 electron in the outermost shell. ये इसलिए हमने इसको इसलिए ये सोचा because probably lithium is a smaller atom and cesium is a larger atom. एक और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि मेटालिक बॉन्डिंग सीजियम में बहुत कम है because of the large size, और दूसरा इसलिए ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. You know by now from school that cesium is liquid at room temperature. Cesium is a liquid metal. At room temperature, cesium is liquid. तो इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है बहुत वीक है. तो पहली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है जो हमने देखी थी? पहली ऑब्जर्वेशन हमारी है कि the cohesive forces or the strength of metallic bond decreases with increase in the size of the metal. This is the first point.
कि हमारी ऑब्जर्वेशन है, और इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इन लिथियम is more than that in sodium, is more than that in rubidium, is more than that in cesium. सिर्फ इसलिए. Now there is another metal which is liquid at room temperature, and I'm sure you all know about it. Another metal which is liquid at room temperature is mercury. Mercury. And if you see the transition elements group, zinc, cadmium, mercury, atomic number 30, 48, 80. So ये mercury भी, इसका भी साइज बड़ा है ना, सबसे नीचे है ये, डाउन सीजियम के वाले पीरियड में ही है mercury. तो इसका साइज बहुत बड़ा है. यही एक अकेला रीजन नहीं है इसके लिक्विड फॉर्म में होने के लिए, रीजंस इसके 3-4 हैं. But one of the reasons because of which mercury is in liquid state is its size. So zinc, cadmium, mercury भी बहुत soft है, metallic bonding इसकी weak है. So पहली चीज हमने देखी कि साइज. अब उसी साइज को देखते हुए सेकंड पॉइंट आप देखो स्लाइड पे. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट इन जनरल, ये क्वेश्चन फिलर क्वेश्चन की तरह आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में. जब आपके एग्जामिनर्स के वो 1 या 2 नंबर उनके पास फालतू होते हैं और वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को, तो इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं वो आपको. दैट इन जनरल ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर with higher metal points as compared to metals of group 1 and group 2. So what can be the reason, beta? What can be the reason? क्यों transition metals in general harder है? 1:1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1:1 की बात नहीं करते हैं, वहां हो सकता है कोई ज्यादा हार्ड हो ट्रांजिशन, बट इन जनरल 2 जगह मेटल्स हैं, एक हमारे एल्कली मेटल्स हैं, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. यू कैन सी कौन कहाँ मेटल्स हैं हमारे. You can see because of the color distinction. So in general, transition elements are harder as compared to the metals of group 1 and group 2. क्या बता सकते हैं क्यों? Can anybody tell? बेटा मेरे को आवाज सुनाई नहीं दी आपकी क्योंकि ब्रेक कर रही है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं बताती हूँ. बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. आई होप यू आर टेलिंग द सेम थिंग. सो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन जनरल, एक की बात नहीं कर रही, हो सकता है कोई ट्रांजिशन एलिमेंट बराबर ही हो, लेकिन इन जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो नेचुरली इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्गर है. दे आर हार्डर, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स as compared to the alkali. Filler questions for your exam. So in general, transition metals are harder. One of the reasons is that they have smaller size. दूसरा reason अभी हम देखेंगे. And ये जो size है, this decreases from top to bottom. तो soft होते चले जाते हैं metals from top to bottom. Another thing is, now you can see sodium, magnesium, aluminium. What will you talk about their hardness? Sodium, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. आई होप किसी की तो साउंड मेरे को आए, बिकॉज अभी जो बोल रहे थे उनका थोड़ा ब्रेक कर रही थी आवाज. सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. व्हाट विल यू टॉक अबाउट देयर हार्डनेस? Aluminium will be the hardest of the 3 and sodium will be the least hard. Exactly. अभी जब आप लैब में आएंगे, आई थिंक आपने स्कूल में किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप सोडियम एलिमेंट से काम करेंगे लैब में, एंड यू विल सी यू विल बी एबल टू कट इट विद अ ब्लेड. हम आपको ब्लेड देंगे, एक सोडियम को आप पिक करेंगे फोर्सेप में, और हम इसको आप उसको काट पाएंगे. इट इज सो सॉफ्ट. सो द हार्डनेस ऑफ aluminium is more than that of magnesium, is more than that of sodium. This is the third point on the slide. The strength of metallic bond also depends on the number of unpaired electrons. Size तो है ही, size का फर्क तो है ही. तो 2 factors अब आप यहाँ देख रहे हैं. ये जो strength of metallic bonding है, ये 2 factors पे depend करती है. 2 factors पे depend करती है. एक size और दूसरा number of unpaired electrons. 2 most important things. ये observations हैं. If you see the title of the slide, these are our observations. We have to explain these observations. So the observation is that the strength of metallic bond depends on the number of unpaired electrons as well as size. अब aluminium के पास unpaired electrons भी 3 हैं, वो छोटा भी है, तो आप देख रहे हैं aluminium sheet को तो scissors चाहिए आपको काटने के लिए, जबकि सोडियम तो आप खुद ही एक ब्लेड से काट लेंगे लैब में. Right? So this is the order.
The next, now you look at the transition elements. Look at the transition elements. Transition elements में the observation is that as we move from left to right, from scandium to zinc, size छोटा होता चला जा रहा है, size छोटा होता चला जा रहा है. So you expect hardness to increase from scandium to zinc. As we move from left to right, scandium to zinc, atomic size is decreasing. So you expect the hardness to increase. In general, transition elements are harder than alkaline earth metals that we have discussed. But as you move from left to right, hardness must increase. But what we see is that the hardness or the melting point or the metallic bond first increases and then starts decreasing. It first increases hardness and then it starts decreasing. बताएगा कोई? Will anybody tell? Because among transition elements, the number of unpaired electrons increases up to Mn and then again decreases, and finally zinc has no unpaired electrons. Bilkul, bilkul. Hari Kumar has answered this very, very correctly. Can you see the whiteboard, beta? Are you able to see the whiteboard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. A big one or a small one? A full screen? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So as Hari has just said, Hari Kumar has just said, same thing I will just repeat. See, this is scandium. मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में whiteboard पे. So this is scandium, argon 3d1 4s2, and I'm talking of zinc, which is argon 3d10 4s2. So number of electrons तो यहाँ ज़्यादा हैं, but like he said, around manganese के बाद ये hardness starts decreasing. After manganese, hardness surely starts decreasing because electrons start pairing up, right? 5 तक तो electrons unpaired होते हैं according to the Hund's rule. Is it Hund's rule? Yes. And then after that pairing starts. So it is the number of unpaired electrons which are responsible for metallic bonding. अब आप मुझे बताइएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से मैं फिलहाल इस पे जा रही हूं, कौन सा ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा हार्ड होगा, हार्डेस्ट कौन सा ग्रुप होगा? हार्डेस्ट कौन सा ग्रुप होगा? कैन यू टेल मी? ग्रुप नंबर 29. कौन से एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स बताओ. Group number 29 means which elements? You have periodic table in front of you. कौन सा transition group would have the strongest metallic bonding, would be the hardest, most difficult to melt? Which is that group? Think and tell me. Think and tell me. Can anybody think? Periodic table आपके सामने है. Electronic configurations मैंने आपके सामने लिखी हुई है. 25, ma'am. 25. Group number 24, chromium, molybdenum, and tungsten. Ma'am, 24. Exactly. Good. And why is that group number 24? Because आप अभी पढ़कर आए हैं transition elements को, that there is very less energy difference between 3D and 4s. They're very close in energy, 3D and 4s. और आप अभी तक पढ़कर आए हैं कि अब ध्यान से सुनना एक बात, ये मेटालिक बॉन्ड से हट के है. जब मुझे याद आ जाता है तो एज केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ लेती हूँ इस बात को.
There is very less energy difference between 3D and 4s. They are very close. And in fact, during reactions, both participate in bonding. 3D and 4s, both electrons, दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में जब भी जरूरत होती है, तो समझे। तो इसलिए एक तो ये बताना था मुझे, और दूसरा मुझे ये बताना था कि क्योंकि इतनी क्लोज एनर्जी में है कि 4s इलेक्ट्रॉन कम्स टू, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके बताऊं, और आई एम एबल टू, इज इट ओके विद यू, वांट मी टू गो ऑन व्हाइट बोर्ड? Let me see. Somehow whiteboard की accessibility मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? I don't know. You are saying you are able to see the full screen, but I think now I'll be able to see. Just let me know when the board is open, better. Let me know when the board is open. Okay, can you see? It's visible. Yes, ma'am. Okay, so this is the 3D shell. 1, 2, 3, 4, 3D, and this is 4s. So जो आपने अभी ग्रुप बताया ना आपके फ्रेंड्स ने, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन ग्रुप, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, दिस इज एक्चुअली D4s2. लेकिन आप जानते ही हैं दैट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. एक्सचेंज एनर्जी इज द रीजन. आकांक्षा मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी. एक्सचेंज एनर्जी इज द रीजन. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिकॉज 3D इज वेरी क्लोज इन एनर्जी टू 4s. This is a more stable arrangement. So for these elements, now there are 6 unpaired electrons. 6 unpaired electrons. So this group is the hardest. It has the highest melting points. It's very strong metallic bond, beta. Very strong metallic bond. Exchange energy is the reason. जो आप पढ़ेंगे, मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहती, जो पढ़ाएंगी. And आप को अभी तो पता नहीं, अभी तो आज फिलामेंट वाले बल्ब आप लोग यूज नहीं करते हैं. आस्क योर पेरेंट्स, जो बल्ब होते थे ना पहले ग्लास के, उसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता था. टंगस्टन फिलामेंट, ये बल्ब्स हमारे कितने ही एक हफ्ता भी ऑन रह जाते थे ना, तो वो फ्यूज नहीं होते थे. वो फ्यूज होते थे अगर उसका वैक्यूम खत्म हो जाए बल्ब का. तो टंगस्टन का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है कि टंगस्टन बल्ब्स के फिलामेंट्स में हमेशा यूज होता रहा है. ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. उतना ही ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा हार्डनेस. सो वेयर आर वी? ओके, वी आर हियर. सो नाउ एक और चीज तो रह गई मेरे को बताने में आपको, जो मैं आपको बताना चाह रही थी. एक बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में आप बताओ, एक बेसिक टर्म. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? ये बहुत जरूरी है बेटा, ये थर्ड ईयर तक बहुत जरूरी है. इसकी बेसिक समझ अपनी लैंग्वेज में. मुझे बुक की डेफिनेशंस कम अच्छी लगती हैं, वो रटने के लिए ठीक है. अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है. Can anybody tell, beta? Ma'am, valency is the, we say there is a fixed valency for an element always. Like the Yes. valency of sodium is 1 always, but the Yes. oxidation number may vary in different compounds of the element. Yes. So what he has said is perfect. Now let me just slightly put in 1 or 2 words more. I have nothing actually to say. So जब आप valency word, हाँ बेटा बोलिए. Ma'am, valency is the number of electrons which an atom lose or gain to complete its octet. Okay. Ma'am, coordination number जो होगा वो electrons शेयर कितने कर सकता है वो होती है. बेटा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा आपसे, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. मैं बताती नहीं. शेयरिंग इज आल्सो वैलेंसी. Valency is sharing also. Let me put it my way. आप you are almost right there. Almost right. मतलब कोई drastic गड़बड़ नहीं है. Now let me put it that way. Valency is the number of electrons that would participate in bond formation. Now मैं ये किसी बुक की definition नहीं बता रही हूँ. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ. सो वैलेंसी जब आप देखें, सिर्फ इसलिए कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो. सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड वैलेंसी इज अ फिक्स्ड नंबर.
जब आप वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट नेवर चेंजेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1. कुछ भी हो जाए, सोडियम विल लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Similarly, valency of chlorine is also 1. Chlorine will either accept this 1 electron or share this 1 electron. क्लोरीन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, क्लोरीन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं. So whenever we talk of valency, valency is a fixed number. Now for most of the elements of the periodic table, वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, दे रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, it's a fixed number. But because of unusual electronic configuration of transition elements की unusual electronic configuration है, where n-1d is very close in energy to ns. That is, अगर हम 3d की बात करें तो 3d orbital is very close in energy to 4s. There's hardly any difference. जब हम valence shell atomic orbitals की बात करते हैं तो हम 3d को और 4s को दोनों को valence shell atomic orbital में काउंट करते हैं. आप पढ़ेंगे ये 3rd ईयर में, हो सकता है मैं ही पढ़ाऊं आपको. तो ये are very close in energy. And therefore, depending on the requirement, कभी सिर्फ 4s electrons participate करते हैं, कभी 3d electrons participate करते हैं, कभी एक 3d electron participate करता है, कभी 2 करते हैं. That means these elements have a variable valency. They can have variable valency because of their unusual electronic configuration. Now, variable valency तो ऐसा है कि मैम आप मोटी पतली हो. Valency is a fixed number. आप वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि इट्स अ वेरिएबल फिक्स्ड नंबर? वैलेंसी टर्म इज गिवन फॉर अ फिक्स्ड नंबर. वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या लूज करने हैं, शेयर करने हैं, वो तो सेम ही होंगे. बट यहाँ पे यू सी वेरिएबल वैलेंसी. नाउ दिस वेरिएबल वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी जिन किसी एलिमेंट की अगर आप वैलेंसी की, वेरिएबल वैलेंसी की बात कर रहे हो तो आप टर्म यूज करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ इसका एक और चीज मैं आपको बता दूं. अब अगर आप ये कह रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 2 इन फेरस सल्फेट, अगर आप ये कह रहे हो कि जो फेरस आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन फेरस सल्फेट इज 2, तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हो ना बेटा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये निकलता है कि इसका मतलब आयरन की कोई और भी वैलेंसी हो सकती है, कोई और भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, क्योंकि आयरन कैन एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. फेरिक आयन भी होता है. लेकिन जब आप कहते हो वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3, तो इसका मतलब है कि फिर उसकी वैलेंसी फिक्स नंबर है, फिर उसमें 2 नहीं हो सकता. सो ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म आप उन एलिमेंट्स के लिए यूज करते हो विच शो वेरिएबल वैलेंसी. So this is the basic difference between valency and oxidation state. Basically ये चीजें दोनों सेम ही हैं. Number of electrons participating in bond formation सेम है, वर्ड सेम है. सिर्फ ये है, मैंने आपको बताया समझाने के लिए, बुक की डेफिनेशन नहीं, कि वैलेंसी इज अ फिक्स नंबर, बट कहीं किसी वजह से अगर आप वेरिएबल वैलेंसी देखते हो तो यू यूज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट, दिस इज अ सिंपलर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ थिंग. बुक की डेफिनेशंस तो हैं ही. खैर चलिए अब आगे चलते हैं. दिस आई थॉट एज केमिस्ट्री स्टूडेंट ये क्रिस्टल क्लियर आपके पास होना चाहिए. सो नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड. नाउ नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड is explained by 3 theories. There are 3 theories which explain, ये जो अभी हमने properties देखी हैं और ये जो हमने अभी the cohesive forces देखे हैं, 3 theories इसको explain करती हैं. और आप ये मेरे कहते ही please go back to that slide of course दिमाग में that elephant and blind man वाली slide है ना. तो मेटालिक बॉन्ड समझने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग थियरीज दी हैं. कोई उसकी टेल को देख रहा है जो कह रहा है कि वो रोप के जैसी है एंड वो प्रूफ्स दे रहा है कि वो रोप के जैसी है. कोई दूसरा पर्सन उसके कान को देख रहा है और प्रूफ्स दे रहा है कि नहीं ये रोप थोड़ी है, ये तो इतना चौड़ा फैन है ना. और कोई तीसरा बंदा उसके पैरों को देख रहा है और प्रूफ्स दे रहा है कि नहीं नहीं ये मेटालिक बॉन्ड तो एक सिलेंडर है, मतलब ये तो हाथी तो एक सिलेंडर के जैसा, पिलर के जैसा है जो उसके पैर देख रहा है. सो 3 scientists have explained these 3 theories in different ways. The first one is the electron pool theory or free electron theory. हम तीनों theories discuss करेंगे. This is one theory. The second one is the valence bond theory. The valence bond theory to explain. And the third theory is the molecular orbital theory or the band theory.
सो ये तीनों ही थियोरीज अलग अलग तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन देती हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड बन कैसे रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड. एंड ये तीनों थियोरीज आर कंप्लीटली डिफरेंट. जैसे कि हाथी की पूंछ अलग है, ट्रंक अलग है, और उसके दांत अलग हैं, और वो बिल्कुल वॉल जैसा है. एक बंदा प्रूव करेगा आपको इन थियोरीज में कि ये तो मेटालिक बॉन्ड तो वॉल जैसा है, एक प्रूव करेगा नहीं मेटालिक बॉन्ड तो बिल्कुल पूंछ के जैसी रस्सी है. So don't get confused between the three. Like I said, अभी हम किसी भी चीज को, नेचर को टोटालिटी में देख ही नहीं पा रहे हैं. So let us accept it. Let us accept that humans अभी इतने ग्रेट नहीं हो गए हैं कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है. And they are ready to say ये है और ये नहीं है. हम क्लियर कट है या नहीं है मैं अभी हमारे पास कहीं जवाब नहीं है. So I'll start with the first theory, and that is the electron pool theory of electrons. And let us see कि ये थियोरी ने कैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया. अब हम वहां पे आते हैं. सो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्रूड. एक केमिस्ट थे ड्रूड. इनफैक्ट फिजिसिस्ट थे ये लोग सारे. सच तो ये है कि हमारा काफी केमिस्ट्री का काम आसान फिजिक्स ने कर दिया. दे वर ऑल फिजिसिस्ट्स. सो इन्होंने ड्रूड ने 1900 में इस थियोरी को प्रपोज किया और फिर इसको आगे लेकर गए लॉरेंस 1916 में. अरे एक चीज और मुझे याद आ गई आप लोगों से बात करते करते. आप लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस पढ़े हैं स्कूल में? आपने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्कूल में? Yes, ma'am. पढ़ा? Yes, ma'am. उसमें पता है क्या हुआ था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज में रहते थे. दे हैड नो कनेक्ट विद ईच अदर. उस समय कोई टेलीफोन्स थोड़ी थे, कोई इंटरनेट थोड़ी था. और उन दोनों ने वही थ्योरी निकाली एसिड्स एंड बेसिस की. एंड चांस की बात है कि उसी मंथ में उनकी थ्योरी पब्लिश हुई. एंड बोथ ऑफ देम गॉट क्रेडिट. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी नेवर वर्क टुगेदर फॉर एसिड्स एंड बेसिस. सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि they were lucky कि उन्होंने एक ही महीने में वो अपनी चीजों को पब्लिश किया. एंड बोथ ऑफ देम गॉट क्रेडिट फॉर इट. और एक चीज आप पढ़ेंगे आकांक्षा मैम के साथ अबाउट योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू की थी हिटलर और लंदन ने. हिटलर और लंदन ने कॉन्सेप्ट दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल्स में हैं. और लुइस कॉन्सेप्ट तो पुराना हो गया है कि इलेक्ट्रॉन, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दिया, उन्होंने शेयरिंग कर ली. एंड दे सेड नहीं, जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ तो दे सेड इलेक्ट्रॉन तो देयर इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन एक ही जगह थोड़ी बैठा रहता है. तो ये कॉन्सेप्ट दैट कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिटलर एंड लंदन ने दिया था. और आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया पॉलिंग ने. And ultimately he got the Nobel Prize in chemistry. Pauling got the Nobel Prize in chemistry for metallic bond. So I wish I would have taught you, but Akanksha ma'am will tell you कि Pauling ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको Nobel Prize मिला for valence bond theory. So interesting thing. थोड़ी कहानियां आप सुनते जाओ ना तो फिर मजा आता है देखने के लिए कि how we have come to these things. So हम अपनी बात करते हैं कि ये पहले ड्रूड ने इसको 1900 में इसको शुरू किया था. 1916 में लॉरेंस ने इसको डेवलप किया. और ये इसको दोनों थियोरीज को आप कभी कभी एग्जामिनेशन में ड्रूड एंड लॉरेंस थियोरी भी आ जाती है. तो इसलिए मैंने आपको इसका नाम दिया. एंड दिस इज एबल टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. सो अभी तक हमने देखा दैट according to this theory, metals have a low ionization energy. And this is how we define metals. So metals have any element which has very low ionization energy, जो room temperature पे भी जिसके electrons वो lose कर जाए वो metal है. So, and they have positively charged kernels. जब ये electrons move कर जाते हैं इससे, so they readily give up these valence electrons to form positively charged ions which are called cores or kernels. So they form cores or kernels. और देखने की बात ये है कि these cores and kernels they have definite or fixed position at a measurable distance from each other. ये जो cores और kernels हैं ये एक crystal lattice में, जैसे एक lattice में fixed position होती है ना, so these cores and kernels have definite or fixed position. आज तो हम इसे देख सकते हैं X-ray diffraction में. Today we can see them having fixed positions at measurable distances from each other in
the crystal lattice. They have definite positions at measurable distances from each other and crystal's lattice. And now the electrons, जो free electrons है ना, they no longer belong to metal atom, but they belong to lattice as a whole. तो positive course तो fixed है lattice में, but electrons now no longer belong to the lattice. They belong to the whole crystal. They are free to move in the valence orbitals of all positive centers. तो इनकी तो पॉजिटिव कोर्स की तो जगह फिक्स्ड है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सभी वैलेंस शेल ऑर्बिटल के बीच में मूव करते रहते हैं. और जब मैं मेटालिक बॉन्ड जब मैं पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था, और वो ख्याल ये आता था, मैं इसको ऐसे इमेजिन करती थी कि देयर इज अ लोकेलिटी ऑफ हाउसेस. देयर इज अ लोकेलिटी ऑफ हाउसेस, और हाउसेस के अंदर पेरेंट्स रहते हैं, और हाउसेस के अंदर बच्चे रहते हैं, और हाउसेस के आसपास सारी लेन्स हैं. हाउसेस के आसपास सारी लेन्स हैं. अब दीज पेरेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनके बच्चे हैं, ठीक है. एंड दिस बच्चास आर फ्री टू मूव इन द लेन्स. ये बच्चे जो हैं ये फ्री हैं मूव लेन करने के लिए. पेरेंट्स कहाँ ध्यान देते थे पहले? हमारे टाइम में तो पेरेंट्स को इतना पता ही नहीं होता था कि कहाँ बच्चे हैं. तो ये, लेकिन कहाँ बच्चे हैं का मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें लोकेलिटी से बाहर जाने देते थे. तो वही इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स का है. पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स का यही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जहां मर्जी खेलते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस का इतना तो इनके ऊपर इम्पैक्ट है कि ये लैटिस छोड़ के बाहर ना जाए. विद इन लैटिस खेलते रहो. ये तब गेटेड कम्युनिटीज तो नहीं होती थी, लेकिन ये है कि इतनी नजर तो पॉजिटिव चार्ज की रहती है इलेक्ट्रॉन्स पे. आप खेल लो, जहां मर्जी घूमते रहो, पर बेटा बाउंड तो कोई ना कोई हमसे रहेगा, ठीक है. तो दिस इज मेटालिक बॉन्ड. नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this attractive force that binds metal ions to mobile electrons is called a metallic bond. जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इस attractive force को हम metallic bond कहते हैं. किसमें? ये जो fixed positively charged kernels हैं with the mobile electrons. ये कोई ना कोई electron यहाँ पे जरूर होता है. More is the number of electrons here, more is the strength of the metallic bond. तो वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के बीच में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन ना हो. जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी मेटालिक बॉन्ड की. सो लाइक आई सेड, these children, these electrons are not allowed to go out by these positively charged kernels to get away from locality. So this is the location, this is the meaning of metallic bond. The attractive force that binds metal ions to mobile electrons is called metallic bond. A new type of force of attraction. है तो electrostatic in nature ही, but थोड़े से अलग इसका flavor है. Now let us see how electron pool theory explains the properties जो हमने पहले देखी थी. क्या ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज. जस्ट टू रिवाइज, वी सॉ दीज प्रॉपर्टीज एंड नाउ लेट अस सी कि ये कैसे एक्सप्लेन करती हैं इसको. तो पहला हम देखते हैं that all metals are exceptionally good conductors of electricity. All metals are exceptionally good conductors of electricity. Now I just want to move to the whiteboard and try to, I know this is all revision for you beta, but ये आपका एक साथ आपके पास होना चाहिए जब आप कर रहे हैं. सिर्फ there's two ways of saying the same thing. मैं वही कर रही हूँ, आप सबको अच्छी तरह से ये सब कुछ आता है. and I don't know why this whiteboard is taking such a lot of time in opening. So if it doesn't open on a count of 5, I'll stop sharing and I'll just do the talking. Okay, so I'll start counting 1, 2, 3, 4. Oh, can't display the content. So I think whiteboard नहीं खुल रहा है. मैं एक बार और करके देखती हूँ. नहीं खुल रहा है तो I think it is opening now. Yes.
It is opening now. So, okay. तो मेटल में आप ये देखो कि इमेजिन दैट दिस इज ये एक मेटल शीट है, ये एक मेटल शीट है। ये इसको आप चाहें तो ड्रॉ कीजिए या चाहें तो आप मत कीजिए, सिर्फ समझ लीजिए इसको। ये कर्नल्स हैं, ये कर्नल्स हैं। करना चाहें तो कीजिए और नहीं तो वैसे आपको ये ड्रॉ करना होगा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है। और ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां मर्जी घूम रहे हैं, जहां मर्जी घूम रहे हैं। ये कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। अब इसके आसपास आपने एक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, दो ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये आपने नेगेटिव लगा दिया, ये आपने पॉजिटिव लगा दिया। ये वायर्स हैं, आपने यहाँ एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। जैसे ये होगा, all these electrons would start moving to the positive poles और नए electrons आ जाएंगे इनके बीच में from the negative poles. So the circuit is complete. So what I said that when an electric field is applied, अब हमने क्या किया है? We have applied electric field to the two ends of a metal. So we have applied an electric field between two ends of the metal. The mobile electrons, what are they doing? They are moving towards the positive pole. When they start moving towards the positive pole, then electricity conduct होने लगी and new electrons from negative pole take their position. और आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए there should be movement of electrons. There can be movement of protons, there can be movement of negative, the cations, there can be movement of anions. So अब electrons क्योंकि लगातार move करने लगे cyclic way में, electric current starts to flow in the metal and metal behaves as a good conductor of electricity. So nothing new for you. Surely nothing new for you. So having said that, can you answer this question? This is from your question paper. This is from your question paper. Electrical conductivity of most of the metals, electrical conductivity decreases with increase in temperature. Can anybody tell me? Can anybody tell me? Electrical conductivity तो बढ़नी चाहिए टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को तो फास्ट मूव करना चाहिए. Can anybody tell me बेटा? मैम रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कैसे? कोलिजन्स की वजह से. Some kernels also start vibrating. Yes, this is what happens, that with increase in temperature, the positive kernels or the positive ions also begin to vibrate. ये थोड़ी कि electrons को अगर वो हिला रही है heat तो एक बार को kernels को भी हिलाएगी. And then because of this, when they also start or they also begin to vibrate, these positive kernels, then their motion hinders the free movement of mobile electrons. This is the right way in which this should be answered. A frequently asked question in your exam. So the answer to this is that with increase in temperature, these positive ions or kernels, they also begin to vibrate. They begin to vibrate. ये standard question का standard answer है. They also begin to vibrate and their motion, किसका motion? Kernels का. And their motion hinders the free movement of mobile electrons. This. और फिर क्या होता है? Mobile electrons जो हैं, which are moving between the kernels, and therefore ये जो वाइब्रेटिंग पॉजिटिव मेटल कोर्स हैं, जैसे अभी आपके एक फ्रेंड ने वर्ड यूज किया था रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया था. एंड दीज वाइब्रेटिंग पॉजिटिव मेटल कोर्स kernels create a resistance किस में?
to the flow of electrons towards positive poles. I'll repeat what I said. I said these vibrating positive metal cores. These vibrating positive metal cores create resistance. किसको resistance create करते हैं? They create resistance to the flow of the electrons, to the flow of the electrons towards the positive pole. They create resistance to the flow of the electrons towards the positive pole. और इससे क्या होता है? The movement of electrons towards the positive pole falls. तो मैंने अभी क्या आपको बोला? मैंने बोला the vibrating positive metal cores create resistance to the flow of electrons towards the positive pole, and hence the movement of the electrons towards the positive pole falls. Obvious बात है, इसमें तो कुछ अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जैसे लिखना चाहें कि the movement of electrons towards the positive poles falls. And so does the electrical conductivity of metals. And this is the reason that electrical conductivity of the metal falls at higher temperatures. So, बेटा आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैं आपको क्यों कहती हूँ कि हर चीज को आपको see, not only you should know the subject, you should be able to express it also. Exam तो आपके expression को check करता है बेटा. Exam checks your expression. So, ये clearly आपको पता तो है, but आपको लिखना इस तरह से है कि आपको कि पॉजिटिव कैनल्स मूव करते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस हो जाती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल्स, और इसलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल दिस फॉल, सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल falls at high temperature. Now let us see this. Right? Now coming to all metals are good conductors of heat. Heat is thermal conductivity. तो आप ये सब अभी स्कूल में पढ़ के आए हैं that when a metal rod is heated at one end, the other end gets hot. Right? तो इसको मेरे को कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि when a metal rod is heated at one end, other end get, और क्यों? Because electrons absorb heat energy. इसमें ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात नहीं है, ये हीट पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह तक. There's a difference between heat and electricity. हीट पहुंच रही है ये. So ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they absorb heat energy from one end, और वो हीट जब एनर्जी मिलती है तो नेचुरली दे स्टार्ट मूविंग रैपिडली थ्रू आउट द मेटल, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वो जल्दी से भागने लगते हैं, एंड दे मूव रैपिडली थ्रू द मेटल लैटिस टुवर्ड्स द कूलर एंड. हीट एनर्जी लेके दे मूव टुवर्ड्स द कूलर एंड. और इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे कोलाइड विद एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन दे कोलाइड विद एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रांसफर देयर हीट टू देम. तो हीट तो एक एंड पे हो रहा है लेकिन गर्म दूसरा एंड हो जाता है, बिकॉज दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अलाउ हीट ट्रांसफर टू द अदर एंड. सो दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे अलाउ हीट ट्रांसफर टू द अदर एंड. So what have I said? I said if you heat a metal rod at one end, the electrons absorb energy from after absorbing energy, they move very rapidly through the metallic lattice towards cooler ends. अपने words में लिख लो, मेरे भी words change हो रहे हैं इसीलिए. And during this process, they collide with adjacent electrons and transfer their heat to them. And therefore, the mobility of these electrons, यही तो electron pool theory आपको explain कर रही है. हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही है, फ्री मेटल्स हैं उसमें, इसलिए ये पॉसिबल है. एंड दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रांसफर हीट टू द
other end. And this is called thermal conductivity. Okay. So is this clear, beta? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So before moving ahead, it's almost 1 hour since you have been listening to me. So before moving ahead, I'll leave you at this thing कि आगे इसकी property समझाने से पहले I just want to know that why do substances appear colored to the eyes. पहले हम ये देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे metallic bond की. Obviously ये जो मैं कह रही हूँ, this is relevant to the next thing. Okay, बेटा. So हम अभी तक देख चुके हैं all metals are exceptionally good conductors of heat and electricity. अब हम next class में, because 1 hour is over, I'll continue with you in the next class next week. अभी आपने color देखा ना, अब हम देखेंगे that why the metals are opaque. Why the metals are opaque next class में. Why do they have shine? देखो हर चीज तो लाइट से रिलेटेड है ना, हर चीज लाइट से रिलेटेड है. Why do they have shine? And why most of the metals are silvery white?
आप गोल्ड और आयरन ऐसे मेटल्स को छोड़ दो, उनके पास अलग रीजंस हैं कलर के, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रेइश white in color, right? Do you want me to continue for another 10 minutes that I finish this one and take up the third and fourth next time? Or if you are tired, then I can continue in the next time. You can tell me frankly that those terms should be there with me, beta. Those terms should be there with me. Tell me very frankly, if you are tired, and I can definitely continue with this in the next class. You can continue, ma'am. What about the rest? Shall I continue just this color wala thing and then do the third and the fourth in the next class? Will that be okay? Yes, sure, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. I'll just finish. वो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि first 2 points हमने cover कर लिया. It'll just take me 5-7 minutes, not more. Okay. So as per my habit, I'll just would like to go to the whiteboard. I love chalk and board. I just feel कि chalk and board से better कोई नहीं हो सकता. पता है मुझे क्यों लगता है? Because कहीं पे भी तो universities close नहीं हुई हैं बेटा. Universities are operational, जबकि everything is there on internet and everything is there in the books. Still आपको I'll just take a minute. Ma'am is of the time जबकि televisions भी ठीक से नहीं आए थे. You leave alone internet and all. I told you that. So ma'am takes a bit more time in doing all this. This is left. Okay. So what I want to just tell you is color आप सब जानते ही हैं क्या है. Colors जो हैं जब हम chemistry की भाषा में बात करते हैं, so why do substances appear colored? Substances हम recall करते हैं electronic transitions से. हम ये कहते हैं that electrons absorb energy, they go to the higher energy level, they come back and give out this light in the form of visible energy. ये तो किताबी बातें हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. और मैं कलर नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा. रिमेंबर आई एम नॉट टीचिंग यू कलर. मैं सिर्फ कलर का वो एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ जिससे ये मेटल्स का आपको समझ में आएगा कि ये शाइन क्यों करते हैं और सिल्वरी वाइट क्यों है. ओनली दैट मच. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग कलर एज सच. तो आप जानते हैं रिकैप दैट द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम सन यू नो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 portions depending on their wavelength and energy. वेवलेंथ और एनर्जी तो एक ही बात है, कन्वर्टेबल है. सो या तो ये हाई एनर्जी है, 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, विच इज यूवी, विच इज विजिबल, विच इज आईआर. ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, ये लो एनर्जी रेडिएशंस हैं. और ये हाई एनर्जी है तो ऑब्वियसली इट हैज लो वेवलेंथ, और ये लो एनर्जी है तो ऑब्वियसली इट हैज हाई वेवलेंथ. सो अबाउट 4000 नैनोमीटर्स टू 7000 नैनोमीटर्स. हमारी ह्यूमन आईज सिर्फ ये देख सकती है. उस स्लाइड में उल्टा था, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ एक जरा सी वेवलेंथ से दूसरा शेड आना शुरू हो गया. Our human eyes cannot see UV, our human eyes cannot see IR. So ये आप पढ़ेंगे जब क्लास में, मे बी 3rd ईयर में पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड अगर हमें वाइट दिखाई देता है तो वो विजिबल लाइट में वो हमें ट्रांजिशन नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. अगर हम यूवी देख सकते होते तो वो हमें येलो दिखाई देता. यूवी लाइट में सोडियम का कलर येलो होता है. सो वी कांट सी यूवी. हमारे ह्यूमन आईज ऐसी बनी है कि हम यूवी और आईआर देख नहीं सकते. इसलिए हम जो भी अपने आसपास देख रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो और कुछ ना हो, बिकॉज जो भी यूवी और आईआर रेंज में वो हमें नहीं दिखता. नाउ व्हाट हैपेंस? So light is associated with the movement of electrons from one energy level to another energy level. अब क्या होता है कि लाइट पड़ी एक सब्सटेंस के ऊपर, मैं विजिबल लाइट की बात कर रही हूँ. लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल पे, दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. ये ऊपर नीचे ये उसमें जाते हैं. एंड वो तो जो एब्जॉर्ब कर ली लाइट वो तो कर ली है ना. एंड द बैलेंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक. दैट इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस. जैसे आप देख रहे थे ना सनफ्लावर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में वहां पर सिर्फ एक येलो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको ये वेवलेंथ चाहिए और ये चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. ये एब्जॉर्ब हो गई, this comes out and this is the color of the complex or color of the substance. So electronic transitions में जो energy absorb हो गई इसमें से, वो तो electronic transition में गई, जिसको आप कहते हो कि electron drops back emitting out this absorbed energy in the form of light. वो तो वो एक ही बात है.
So this is the color of the complex. अब आप एक चीज को ध्यान से देखो, that metal has sea of electrons, right? So एक इलेक्ट्रॉन रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना मूव कर रहा है, तीसरा वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी रेडिएशंस को बाहर फेंक रहा है. आई एम रिपीटिंग, आप सिर्फ समझो इसको जो मैं कह रही हूँ. ये आपको ये एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है, वो बस मेरा मन कर रहा था ये डिस्कस करने के लिए आपसे. तो मेटल्स में क्या है कि एक मेटल ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक लाइट एब्जॉर्ब की, बाकी लाइट बाहर फेंक दी. दूसरे ने दूसरी लाइट एब्जॉर्ब की, बाकी लाइट बाहर फेंक दी. तीसरे ने तीसरी लाइट एब्जॉर्ब की, बाकी लाइट बाहर फेंक दी. Right? So you can see that the light of all wavelengths or all colors are absorbed and immediately re-emitted. सारी इन टोटालिटी सारी लाइट के कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और सारी लाइट के कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट कर रहा है. अब भाई वायलेट एब्जॉर्ब की और बाकी रिफ्लेक्ट कर दी ना, किसी ने इंडिगो एब्जॉर्ब की, बाकी रिफ्लेक्ट कर, तो लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज एब्जॉर्ब्ड एंड लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज रिफ्लेक्टेड बैक, री-एमिटेड. Right? And since light of all colors is absorbed and immediately reflected, practically light falling on metal is reflected back. ऐसा लगता है कि लाइट आपने मेटल पे फेंकी और मेटल से सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. हो ये रहा है कि इंडिविजुअली कलर्स सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और सारे बाहर आ रहे हैं, सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और सारी व्हाइट लाइट बाहर आ रही है. तो इसलिए ऐसे लगता है कि लाइट आपने मेटल पे डाली और सारी लाइट वापस रिवर्ट बैक हो गई. एंड दिस इज द रीजन दैट शाइन कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल. सो लस्टर कम्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, शाइन कम्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि आपकी आंखों पे जैसे ही आपने व्हाइट लाइट डाली, सारी व्हाइट लाइट कम्स बैक टू योर आईज. सो लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू द मेटल. लाइट जैसे ही आपने डाली, लाइट आपकी आंखों के ऊपर वापस आ गई. So this is the reason of metallic luster. So what have I said? Since light of all wavelength for all colors is absorbed and is immediately re-emitted, all colors are re-emitted. So practically all the light falling on the metal is reverted back, and because of this reason that the metals के ऊपर luster आ जाता है, and most of the metals are silvery white in color. Right? They reflect all the colors of the light. They absorb all the colors because of इतने सारे electrons हैं, and they reflect all the colors of the light. So metals appear silvery white and shine comes on them. And reddish or golden color मैंने बताया, copper और silver in metals का, वो कोई light ज़्यादा absorb करते हैं, वो उनका electronic वो ऐसा है, वो अभी हम color नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उस depth में नहीं जाएंगे. एक चीज और आपने अभी देखा ना, हाँ, एंड दिस इज द रीजन कि ये ओपेक होते हैं, उनके थ्रू लाइट जा ही नहीं सकती. अब यहाँ पे फिर मेरे को एक चीज और याद आ रही है जो मेरा मन कर रहा है बताने का, सब्जेक्ट से हटके नहीं है. अब आप सबने मिस्टर इंडिया मूवी देखी थी या नहीं देखी थी? किसने नहीं देखी? आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन मिस्टर इंडिया मूवी. डिड यू सी मिस्टर इंडिया? अनिल No, कपूर. ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. और जिसने No, ma'am. जिसने नो मैम कहा है ना, वो मैम के कहने से एक बार जरूर देखो. दैट मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग. उस मूवी में ये दिखाते हैं कि एक बंदा ने एक बेल्ट पहनी है और उसने एक बटन दबाया एंड ही बिकम्स इनविजिबल. नाउ डू यू थिंक दैट कैन हैपन? टू बिकम इनविजिबल, लाइट हैज टू पास थ्रू यू बेटा. ग्लास क्यों इनविजिबल होता है? अगर ग्लास बहुत ज्यादा क्लीन हो और ग्लास पे कोई स्क्रैच ना हो तो आप टकरा जाओगे ग्लास से, आपको दिखेगी ही नहीं वो ग्लास की वॉल. तो लाइट, आपको कोई चीज दिखने के लिए लाइट को उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आना है. जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, लेकिन जो लाइट वापस आएगी आपकी आंखों पे, दैट इज द कलर ऑफ द थिंग. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा. आपके बॉडी में जितनी सारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने एक बेल्ट बांधी और आपने बटन दबाया और आप इनविजिबल हो गए. वो शायद जिसने मिस्टर इंडिया बनाई उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि आपको कोई भी चीज को इनविजिबल करने के लिए लाइट हैज टू पास थ्रू. जैसे मैंने ग्लास का बताया, ग्लास से लाइट पासेस थ्रू, इसलिए ग्लास डोर नहीं दिखते अगर बहुत क्लीन होता. ग्लास डोर तभी देखेगा जब कोई डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर होगा, लाइट टकरा के उससे वापस आएगी. सो ये मिस्टर इंडिया वाली कहानी ये बस फिक्शन है, वो हो नहीं सकती. देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइस लाइक मिस्टर इंडिया विच कैन मेक यू इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट. लाइट कैन नॉट पास थ्रू अस बाय एनी मीडियम. कुछ चीजें तो बिल्कुल ही फिक्शन होती हैं.
सो ये बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था गप्पे मारने के लिए। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाती हूँ तो फिर मेरा मन करता है कुछ ऐसे ही गप्पे मारने के लिए। सो इसलिए गोइंग बैक टू द स्लाइड, सो क्यों मेटल सारी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सारी री एमिट करते हैं, सो नो लाइट इज परमिटेड टू पास थ्रू मेटल, एंड दिस इज द रीजन दैट मेटल्स आर ओपेक. ओपेक इज द उल्टा ऑफ ट्रांसपेरेंट. So having said that, I would like to stop here, and next Monday हम ये दो properties को discuss करेंगे. Malleable और ductile क्यों है, alloys क्यों बनाती हैं, क्या हर metal alloy बना सकता है, कोई भी दो metal को mix कर दो alloy हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है, electron pool theory इसको कैसे explain करती है चीजों को. And then we will move immediately in the next class to the next the theory, which is the valence bond theory. Valence bond theory कैसे explain करती है metallic bond को. ठीक है बेटा. So मैं I'll just come back to this thing. Take your attendance. Was the lecture clear?